हाँ, पेपर का डिस्कशन करना है हमारे आपके बीच। आज पूरे बायो के क्वेश्चंस जहाँ तक संभव होगा अधिक से अधिक क्वेश्चन हम और आप डिस्कशन करेंगे। देखिए, किसी भी मुकाम को पाने के लिए जब तक मुकाम मिल न जाए तब तक मैदान को नहीं छोड़ना चाहिए। ये जीत की पहली कुंजी होती है। पहला सिद्धांत होता है कि अगर कोई मंजिल आप पाना चाहते हैं तो जब तक वो मंजिल मिल न जाए तब तक उस रास्ते को कभी नहीं टालना चाहिए। लगातार रास्ते पर हमको चलते रहना चाहिए और जो ऐसा करते हैं वो कभी भी अपने मुकाम पर पहुंचने से उनको कोई नहीं रोक पाता है। निश्चित पहुंचते हैं वो। एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि हमें एनी हाउ पीएमटी क्वालिफाई करना है और लगातार जुटे रहिए, नई नई चीज़ें सीखते रहिए। 100% आप सक्सेस होगे। हाँ, देर हो सकती है, विलंब हो सकता है, लेकिन असंभव नहीं। सक्सेस जरूर होगे। और मैंने अभी बताया है, कल ही बताया था कि पेपर हो गया है, अच्छा हुआ है या कुछ बिगड़ गया है, आप पढ़ाई अपनी मत रोकें। तब तक मत रोकें जब तक रिजल्ट ना आ जाए। रिजल्ट आ जाए, आप एडमिशन ले लीजिए, आप नए सिरे से नई पढ़ाई शुरू करिए और आगे बढ़िए। तो आज हम क्वेश्चन तुमको कराने जा रहे हैं नीट के। वही बुकलेट G3 है। कौन सी बुकलेट है? G3 बुकलेट है। G3 बुकलेट का पहला क्वेश्चन ये है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए रॉन्ग इनमें से सेंटेंस कौन सा है? अब ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट की बात की जा रही। पहला पॉइंट देखा जाए, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट तुम्हें मालूम है मेनली कितने टाइप से होता है? 2 प्रकार से होता है। 97% हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है, बल्कि इससे कुछ ज़्यादा ही होता है। और 3% प्लाज्मा के द्वारा होता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट। तो ये कह रहे हैं आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो पहला पॉइंट इनका ऑप्शन है पार्शियल प्रेशर ऑफ PO2, मतलब PCO2। पार्शियल प्रेशर ऑफ PCO2 कैन इंटरफेयर विथ O2 बाइंडिंग विथ हीमोग्लोबिन। मतलब ये कह रहे हैं ये Hb है और ये O2 है। ये कह रहे हैं ये इंटरफेयर करता है इन दोनों के बाइंडिंग में। दूसरा कौन सा दिया गया है? दूसरा है हायर H+ आयन कंसंट्रेशन इन एल्वोलाई फेवर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये कह रहे हैं जैसे ये दूसरा ऑप्शन ये है, ये एल्वोलाई है, इसमें कह रहे हैं H+ आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। इसका मतलब CO2 की कंसंट्रेशन ये ज़्यादा है। ये कह रहे हैं, ऑप्शन कराया है, हम नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं ये कंडीशन फेवर करती है हीमोग्लोबिन Hb+O2 के फॉर्मेशन के लिए और HbO2 बनता है। ये बात गलत है। HbO2 का होल 4 बनता है, ये गलत बात है। ये कभी भी फेवर नहीं करेगा। H+ आयन कम होने चाहिए, H+ आयन कम होने चाहिए, CO2 की भी कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए, तब ये फेवर करता है, अदरवाइज नहीं। तो सेकंड ऑप्शन ही इसका सही है। चारों ऑप्शन अपन देख लेते हैं। तीसरा ऑप्शन है लो PO2 इन एल्वोलाई फेवर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कह रहे हैं पार्शियल प्रेशर CO2 का एल्वोलाई में कम होना चाहिए,
फेवर होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। बात ये भी सही है PCO2 कितनी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, लेकिन H+ आयन में PCO2 भी आ जाएगा, इसलिए सेकंड ऑप्शन ज़्यादा। अच्छा हाँ, ये तो सही ही है, थर्ड ऑप्शन सही है। फोर्थ, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज मेनली रिलेटेड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ये भी बात सही है। तो सेकंड ऑप्शन गलत है और हमसे गलत ही पूछा गया था कि कौन सा गलत है, तो पहले का सेकंड ऑप्शन गलत है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर टू करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिज्म विच हैव इवॉल्व्ड ड्यू टू changes in environment brought about the anthropogenic action। तो देखा जाए क्या कह रहे हैं, करेक्ट ऑप्शन में बताना है डार्विन फ्रेंचेस ऑफ गैलीपोस आइलैंड, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट वीड्स, ये भी बात सही है। ड्रग रेजिस्टेंट यूकैरियोट्स, ये भी बात सही है। मैन क्रिएटेड ब्रीड्स ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल लाइक डॉग, ये भी बात सही है। तो इसमें एक्चुअल में बातें तो चारों सही है, अब चारों सही वाला कोई ऑप्शन नहीं दिया है, तो सेकंड आप ऑप्शन लगा दीजिए, सेकंड ऑप्शन सही है। अगर जो ऑल ऑफ द अबव होता तो हम वो लगाते, वो भी सही था। और एक बात मैं बता दें, गैलीपोस आइलैंड जो है डार्विन से संबंधित है। यहाँ पर डार्विन फ्रेंचेस का मतलब बर्ड्स से रिलेटेड है। वहाँ पर बर्ड्स, डिफरेंट टाइप की बर्ड्स को इन्होंने देखा था, जिनके चोंच के साइज़, पंजों का साइज़ सबका अलग अलग था। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है। तीसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनहिबिटरी सब्सटेंस गवर्निंग सीड डॉर्मेंसी। सीड डॉर्मेंसी के लिए इनहिबिटिंग सब्सटेंस कौन सा नहीं है। एब्सिसिक एसिड पर अगर छिड़क दोगे तो सीड का जर्मिनेशन रुक जाएगा, मतलब डॉर्मेंसी के लिए है। फिनोलिक एसिड भी है, पैरा एस्कॉर्बिक एसिड भी है और जिब्रेलिक एसिड नहीं है। अगर जिब्रेलिक एसिड का आप छिड़काव कर देते हो तो सीड में जर्मिनेशन तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। तो चौथा ऑप्शन इसका सही है, 100% सही है और सीधे सीधे NCERT में ये लिखा हुआ है। मैं पढ़ाता था 26 अप्रैल को ही मैंने बताया था कि पेपर पूरा बायो का NCERT से ही आएगा, और एक भी क्वेश्चन आप दिखा दीजिए कि NCERT के बाहर का है तो मैं आपको मान जाऊं। कमेंट बॉक्स में आप लिख के भेजिए कि ये क्वेश्चन NCERT के बाहर का है, तो हम तुमको दूसरे लेक्चर में बता देंगे ये बाहर का नहीं है, ये NCERT का ही है। टोटल क्वेश्चन NCERT से ही आए हैं। मैं बार बार कह रहा था कि NCERT आप पढ़ें। अगला क्वेश्चन देखा जाए, मैच द फॉलोइंग डिजीज विद द कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कॉलम ए कॉलम सेकंड से मैच करना है। टाइफाइड फीवर, टाइफाइड फीवर किससे होता है? साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होता है। तो पहले का थर्ड और पहले ऑप्शन देखो मैच कर गया, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। चलो तो बताए, सब दिए दे रहे हैं। दूसरा निमोनिया है, निमोनिया भी किससे होता है? बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरियल है। हीमोफिलस निमोनी बैक्टीरिया से होता है या न्यूमोकोकस से भी होता है। फाइलियरियसिस, ये पिछले साल PMT में पूछा, पिछले साल पूछा गया था। ये वेचुरेरिया से होता है फाइलेरिया, इसे एलिफेंटाइसिस भी कहते हैं। और नेक्स्ट मलेरिया, मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है। तो मैं याद रखना है, मलेरिया मच्छर से नहीं होता है, प्लाज्मोडियम से होता है। और ह्यूमन के लिए प्लाज्मोडियम की कौन सी स्टेज इन्फेक्टिव होती है? तो तुमको मैंने बताया स्पोरोजोइट इन्फेक्टिव होते हैं। और फीमेल एनाफ्लीज एक वेक्टर का काम करती है, एक ह्यूमन से प्लाज्मोडियम को दूसरे ह्यूमन तक पहुंचाने का काम करती है। और प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल डाइजेनेटिक होती है। मैंने बताया था सेक्सुअल फेज कहाँ कंप्लीट होती है? फीमेल एनाफ्लीज
की बॉडी में कंप्लीट होती है और एसेक्सुअल लाइफ साइकिल ह्यूमन के अंदर कंप्लीट होती है। तो चौथे क्वेश्चन का पहला ऑप्शन सही है। मैं बुकलेट G3 की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट इवेंट दैट अकर्स ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। करे इंस्पायरेशन के समय कौन सा इवेंट होता है। मैंने तुम्हें बताया था कि ब्रीदिंग जब होती है तो ब्रीदिंग में 2 रिएक्शन होती हैं, एक इंस्पायरेशन होता है और दूसरा एक्सपायरेशन होता है। इंस्पायरेशन के समय मैंने बताया था डायफ्राम की मसल्स और एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। जब डायफ्राम की मसल्स और एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है, लंग को फैलने के लिए जगह मिल जाती है, तो आराम से बाहर की एयर अंदर इंटर हो जाएगी, क्योंकि लंग के अंदर का एयर प्रेशर कम हो जाता है और एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर ज़्यादा रहता है। और मैंने पढ़ाते समय तुम्हें बताया था कि एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा। तो इसका पहला और दूसरा दोनों सही है। तो इसका मतलब डायफ्राम की मसल्स और एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल्स कांटेक्ट करती हैं साइमल्टेनियसली। तो क्वेश्चन नंबर 5 का 4th ऑप्शन सही है, ए और बी दोनों। छठा क्वेश्चन, हालांकि डायरेक्टली मैंने नहीं बताया था, इनडायरेक्टली थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन किया है। तो ये क्वेश्चन कह रहे हैं द ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी ऑफ रूबेस्को एंजाइम इन फोटो रिस्पायरेशन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ। तो फोटो रिस्पायरेशन के समय रूबेस्को का जब ऑक्सीजनेशन होता है तो एक मॉलिक्यूल बनता है 3 कार्बन कंपाउंड वाला, मतलब पहला ऑप्शन सही है। फोटो रिस्पायरेशन एक बार हम और तुमको अच्छे से बता देंगे, क्योंकि रिस्पायरेशन चल रहा है। फोटो रिस्पायरेशन से भी है और तुम्हारा फोटोसिंथेसिस से भी है। और फोटो रिस्पायरेशन मैंने तुम्हें बताया है कि 3 सेल ऑर्गेनेल्स में मिलकर कंप्लीट होता है। 3 सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन से हैं। क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है और पेरोक्सिसोम है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 7वां, ये भी मैंने 7वां क्वेश्चन भी इनडायरेक्ट मैंने बताया है, डायरेक्ट नहीं बताया है। अगर तुम ध्यान से मेरे नोट्स पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। 7वां क्वेश्चन है, इन लाइट रिएक्शन प्लास्टोक्विनोन फैसिलिटेट्स द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम। तो प्लास्टोक्विनोन क्या फैसिलिटेट करता है। यह पिगमेंट सिस्टम सेकेंड से इलेक्ट्रॉनों को साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स में भेजता है। नेक्स्ट देखा जाए 8वां क्वेश्चन, अभी पढ़ाया नहीं है, 12th से आया है और इस चैप्टर से क्वेश्चन आते ही आते हैं। इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेटेड DNA फ्रेगमेंट कैन बी विजुलाइज विद द हेल्प ऑफ। मतलब कह रहे हैं कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेटेड DNA फ्रेगमेंट को किसकी सहायता से देखा जा सकता है। तो तुम्हें याद रखना है इथीडियम ब्रोमाइड इन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। इथीडियम ब्रोमाइड इन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की हेल्प से हम आसानी से DNA को देख सकते हैं, DNA के फ्रेगमेंट को देख सकते हैं। मतलब 8 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। और नेक्स्ट 9 तो डायरेक्ट सीधे सीधे मैंने पढ़ाया है। द QRS कॉम्प्लेक्स इन स्टैंड ECG रिप्रेजेंट। तो देखा जाए मैंने तुमको पढ़ाते समय बताया था इस प्रकार से एक ग्राफ मैंने बताया है। ये ग्राफ तुमको मैंने ग्राफ से समझाने का प्रयास किया था। इस प्रकार से ये ग्राफ मैंने बताया था, P है, ये Q है, ये R है, ये S है, ये T है, ये P। मैंने बताया था P वेव्स क्या काम करती हैं। ये इस बात को इंडिकेट करती हैं कि ऐसे नोड से हार्ट बीट के इम्पल्स स्टार्ट हो चुके हैं। PQ वेव्स क्या रिप्रेजेंट करता है,
अच्छा, पी वेव्स इंडिकेट करती है कि ऐसे नोट से हार्ट बीट के इम्पल्स स्टार्ट हो चुके हैं, और आर्टिकल के कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन पूछा गया है क्या पूछा गया है? क्यू आर एस क्या रिप्रेजेंट करता है? इम्पल्स कहाँ जाते हैं? एवी नोट से बंडल ऑफ हिस से पुरकिंजे फाइबर, और वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन को ही क्या कहते हैं? डीपोलराइजेशन कहते हैं। तो सेकंड ऑप्शन इसका सही है। तो QRS ECG में क्या रिप्रेजेंट करता है? वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल। वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाते समय मैंने सारी बातें बताई हैं। अगर सर्कुलेटरी सिस्टम तुमने मेरे नोट्स पढ़े हैं तो निश्चित रूप से ये क्वेश्चन तुमसे बनेगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, ये भी मैंने पढ़ाया है। द प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ 2 जनरेशन, मतलब प्लांट का एक पार्ट है जिसमें 2 जनरेशन पाई गई हैं एक ही पार्ट के अंदर। तो 2 जनरेशन कौन कौन सी हैं? तो देखा जाए, पहला दिया गया पोलन ग्रेन्स इनसाइड द एंथर, सही बात है। दूसरा ऑप्शन दिया गया जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन्स विथ 2 मेल गैमीट, गलत बात। सीड इनसाइड द फ्रूट, ये भी गलत बात। एम्ब्रियो सैक इनसाइड द ओयूल, तो एम्ब्रियो सैक जो होता है ओयूल के अंदर पाया जाता है। तो आंसर तुम्हारा फर्स्ट और फोर्थ सही है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर का, तो 10वें का थर्ड ऑप्शन सही है। 11वां देखा जाए क्वेश्चन, सीधा सा अभी मैंने बताया है। द इन्फेक्शन स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट इंटर द ह्यूमन बॉडी, तो प्लाज्मोडियम की कौन सी इन्फेक्टिव स्टेज है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर इंटर करती है? तो आपका मैंने आंसर बताया है स्पोरोजोइट, मतलब पहला ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन सही है। और स्पोरोजोइट की स्ट्रक्चर कैसी होती है? सिकल शेप्ड होती है। कैसी होती है? हंसिया के आकार की होती है। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो 11वें क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमसे पूछा गया है। जैसे मान लेते हैं एक पेड़ है, बहुत इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं। हालांकि हम इजी नहीं कहेंगे, क्योंकि हम पढ़ाते हैं इसलिए हमको इजी लगते हैं। हो सकता है क्लास के अंदर बैठते तो हमको भी पेपर कन्फ्यूजन कहीं न कहीं होता। तो स्टूडेंट जब परीक्षा हॉल में जाता है उस समय ब्रेन को बैलेंस करना, एक विद इन टाइम इंटरवल के अंदर पेपर सॉल्व करना एक छोटी बात नहीं होती है, बड़ी बात होती है। समझे? कह देना आसान है, पेपर बहुत आसान था। पेपर चाहे आसान हो या कठिन हो, जब स्टूडेंट घुसता है तो घबराहट उतनी ही होती है। उस समय कौन सा स्टूडेंट अपने माइंड को कितना बढ़िया बैलेंस कर लेता है, पेपर उतना अच्छा कर लेता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे आप ऑपरेशन करने जाओ तो चाहे छोटा ऑपरेशन हो चाहे बड़ा ऑपरेशन हो, आपको तैयारी उतनी ही करनी पड़ेगी, सावधानी उतनी ही बरतनी पड़ेगी। वैसे ही पेपर है, और इजी पेपर में गलतियां ज़्यादा होती हैं। क्यों? क्योंकि उस समय अंदर से एक्साइटमेंट आता है, और एक्साइटमेंट में गलतियां ज़्यादा होने की संभावनाएं रहती हैं। ठीक है? तो अगर जो हम कहें पेपर बहुत आसान है तो ये गलत बात है। पेपर कोई आसान नहीं होता है। जब एग्जामिनेशन हॉल में जाओ और पेपर सॉल्व करो, सही करके निकलो, तब पता लगता है कि पेपर आसान था या कठिन। खैर, मान लेते हैं ये एक प्लांट है, ये स्टेम है, और इसका ट्रांसफर सेक्शन हमने काटा। अगर ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अंदर का पोर्शन एकदम ब्लैक ब्लैक निकलता है। जो ब्लैक ब्लैक होता है उसे क्या कहते हैं? हार्ड टूथ कहते हैं।
और इस वुड से, इस लकड़ी से जो फर्नीचर बनाए जाते हैं वो काफ़ी टिकाऊ होते हैं। और बाहर की जो लकड़ी होती है इस प्रकार से लाइट कलर की होती है, हल्के रंग की होती है, जिसे क्या कहते हैं, सैपवुड कहते हैं। तो ये क्या कहलाती है, सैपवुड कहलाती है, ये सैपवुड कहलाती है। अब देखा जाए, कह रहे हैं इनकरेक्ट क्या है। सैपवुड इज इन्वॉल्व इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू लीफ। सही बात है, सैपवुड के द्वारा वाटर और मिनरल का कंडक्शन किया जाता है, जड़ों से लेकर के और प्लांट के टॉप तक। पहला ऑप्शन सही है। हमको ढूंढना है रॉन्ग क्या है। सैपवुड इज इनर मोस्ट सेकेंडरी जाइलम एंड लाइटर इन कलर। गलत बात, सैपवुड अंदर का पार्ट नहीं है। सैपवुड कहाँ का है, बाहर का पार्ट है। तो ये करें अंदर का पार्ट है, तो इसका मतलब हमें आंसर मिल गया। सेकंड आंसर इसका रॉन्ग है और रॉन्ग आंसर ही हमसे पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड सही है। तीसरा और चौथा ऑप्शन भी देख लो। ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ टेनिन रेजिन ऑयल हार्टवुड इज डार्क इन कलर। तो ये अंदर की वुड कौन सी है, ये हार्टवुड कहलाती है, ये हार्टवुड कहलाती है। ये किसके कारण, टेनिन रेजिन और ऑयल के डिपोजिशन के कारण ये डार्क कलर की हो जाती है। बात सही है। फिर क्या दिया गया, हार्टवुड डज नॉट कंडक्ट वाटर बट गिव मैकेनिकल सपोर्ट। हार्टवुड के द्वारा वाटर का कंडक्शन नहीं होता है बल्कि मैकेनिकल सपोर्ट करने का ये काम करती है। और सैपवुड के द्वारा वाटर मिनरल का कंडक्शन होता है फ्रॉम रूट टू अपर पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी। तो सेकंड ऑप्शन रॉन्ग है और रॉन्ग ही हमसे पूछा जा रहा है। 12वें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट सेकंड सही है, सेकंड गलत है, तो हमको आंसर मिल गया सेकंड। अब देखा जाए अगली बात के बारे में देखते हैं। अगली बात देखा जाए, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन आर एग्जाम्पल ऑफ। जो फ्लिपर्स हैं पेंगुइन के, पेंगुइन क्या है, बर्ड्स है, और डॉल्फिन, डॉल्फिन क्या है, मैमल्स है। तो बर्ड्स के फ्लिपर्स और डॉल्फिन के फ्लिपर्स एक दूसरे के होमोलोगस ऑर्गन हैं। ये किसके हैं, होमोलोगस ऑर्गन है, क्योंकि फुल लिम्ब जो होते हैं वो फ्लिपर्स में कन्वर्ट हो गए। तो तुम्हें याद रखना है। और जो होमोलोगस ऑर्गन्स होते हैं वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं। तो ये 13 क्वेश्चन का पहला ऑप्शन सही है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करेंगे। 14 क्वेश्चन, 14 नंबर का, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द जीन आई दैट कंट्रोल ABO ब्लड ग्रुप। रॉन्ग स्टेटमेंट हमसे पूछा जा रहा है जीन आई के लिए, कंट्रोल IBO ब्लड ग्रुप, यही बात। तो क्या दिया गया है, इसका सेकंड ऑप्शन गलत है। व्हेन IA एंड IB आर प्रेजेंट टुगेदर दे एक्सप्रेस सेम टाइप ऑफ शुगर। तो यही सेकंड सही, सेकंड गलत है। 15 क्वेश्चन देखा जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द फाइलम कार्डेटा। फाइलम कार्डेटा के लिए कौन सी बात सही है। देखा जाए क्या 4 ऑप्शन दिए हैं, फिर ये भी उसके मैं वो करना है, चूज करना है। इन यूरोकार्डेटा नोटोकार्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल एंड इट इज़ प्रेजेंट थ्रू आउट देयर लाइफ। गलत बात। इन वर्टिब्रेट नोटोकार्ड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रायनिक पीरियड ओनली। ये भी बात सही है। जैसे अपन लोग वर्टिब्रेट में आते हैं और नोटोकार्ड कब पाई गई थी, अपन लोगों के एम्ब्रायनिक स्टेज में पाई जाती थी। दूसरा क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डार्सल एंड हालो। ये भी बात सही है।
अपन लोगों में सेंट्रल नर्वस सिस्टम डार्सल होता है और खोखला होता है, हालो होता है। और फोर्थ ऑप्शन क्या है, कार्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइला हेमी, ये गलत बात है। तो आंसर आपका सही है सेकंड और थर्ड, मतलब 15वें क्वेश्चन का तीसरा आप आंसर सही है। तो आज इतना, डेली 15-20 क्वेश्चन हम इसके सॉल्व कराएंगे, क्योंकि जब सॉल्व कराएंगे तो उसके आजू बाजू की और भी बातें बताएंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। और पढ़ाई मत छोड़िए, पढ़ाई कंटिन्यूअस आप लगातार जारी रखें और हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। हम तो चाहेंगे कि सभी विद्यार्थी हमारे मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाए, जितने चाहे छात्र हों या छात्राएं हों, चाहे हमारे यूट्यूब से लेक्चर देख रहे हों या न देख रहे हों, सबका सिलेक्शन हो जाए। हम ऊपर वाले से यही आपके लिए दुआ मांगते हैं और भगवान चाहेगा आज नहीं तो कल मेरी दुआ तुम्हारे लिए ज़रूर काम आएगी। बस लगे रहो, मेहनत करो, चढ़ाव उतार लाइफ में चलते रहते हैं, समझे। दिन देखिए, हमेशा याद रखिए, अंधकार के बाद उजाला आता है और उजाला के बाद अंधकार आता है। तो पेपर अच्छा गया है या ख़राब गया है उसकी अब चिंता मत करिए, जम करके जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक आप कंटिन्यूअस लगे रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ये आपका अपना चैनल है। बेस्ट ऑफ लक।